मध्यकालीन भारत में हमने पढ़ा था अरबों का आक्रमण, फिर हमने पढ़ा तुर्कों का आक्रमण, और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दरअसल हमारे इतिहासकारकों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि को दिल्ली सल्तनत का ही नाम क्यों दिया गया, इसका मुख्य कारण ये था क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इतिहास को, मध्यकालीन समय के इतिहास को जितना पढ़ा, अरबों के द्वारा किए गए आक्रमण या तुर्कों के द्वारा किए गए आक्रमण जितने भी थे वह भारत के सिंध प्रांत पर हुआ करते थे, और वह सिंध प्रांत वर्तमान समय में पाकिस्तान के अधिकृत आता है, पाकिस्तान में है। और जितने भी आक्रमण हुए थे, चाहे वो अरबी शासकों के द्वारा हो या तुर्की शासकों के द्वारा हो, वह भारत के सिंध प्रांत पर लूटपाट के उद्देश्य से होते थे। कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसका अटैक साम्राज्यवाद की विधि से अभी तक हुआ हो। यहाँ पर सबसे पहला वह शासक जिसने साम्राज्यवाद नीति से भारत पर अटैक किया हुआ है मोहम्मद गौरी, जिसको हमने पुराने चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। परंतु आज दिल्ली सल्तनत की जो घटनाएं हैं वो पुराने चैप्टर की घटनाएं यानी कि मोहम्मद गौरी से रिलेटेड हैं, उनसे मिली जुली हैं, इसलिए हम उनको मिला करके पढ़ेंगे और उस पुराने चैप्टर के बारे में भी कुछ हम लोग जिक्र करेंगे जिससे हम लोग समझने में आसानी हो। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो आज वर्तमान समय के भारत में स्थित है, इस परिवेश में सबसे पहले जिसने अपना शासन किया वह किसी न किसी का गुलाम था। यह गुलाम वंश ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पुराने समय में एक गुलाम खरीदने की प्रथा थी। पुराने शासक और पुराने धनाढ़ व्यक्ति बाज़ार जाया करते थे, वहाँ पर मज़दूरों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। उन मज़दूरों, उन गुलामों की अलग अलग श्रेणियाँ हुआ करती थी, जैसे सैन्य विद्या प्राप्त किए हुए गुलाम, मजदूरी करने वाले गुलाम, डोमेस्टिकल वर्क यानी कि घरेलू कार्य करने वाले गुलाम की अलग अलग वैरायटी हुआ करती थी। शासक जाते थे, गुलाम खरीद के लाते थे, अपने मनचाहे गुलाम। यहाँ पर एक गुलाम जिसे किसी शासक के द्वारा खरीदा गया और फिर उस शासक के द्वारा उस गुलाम को किसी क्षेत्र का शासक बना दिया जाना, जो है हम उस पूरे शासन पद्धति को ही गुलाम वंश के नाम से पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो गुलाम था, जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं, और जो गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम कुछ संक्षिप्त नॉलेज लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में हुआ था, तुर्किस्तान में हुआ था। तुर्किस्तान में जन्म लेने के उपरांत कुछ वर्षों के बाद ये अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। माता पिता से बिछड़ने के बाद फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी नामक एक काजी थे, फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी, और यह जो काजी साहब थे यह कुतुबुद्दीन ऐबक को पालने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, यह इसे अपना लेते हैं, और बाद में फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी अपने बच्चों की तरह इसका पालन पोषण करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को यह संपूर्ण सैन्य विद्या देते हैं, जैसे कि तीरंदाजी, घुड़सवारी, भाला छेपड़, यह सारी सैन्य विद्या अपने पुत्रों के समान ही इसे देते हैं। इसका शिक्षण कार्य भी यह करवाते हैं, और बाद में यह फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी के द्वारा इतना पारंगत होने के उपरांत जब फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी की मृत्यु हो जाती है तो फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी के जो पुत्र थे यह इसे फिर से निसापुर बाज़ार में जाकर के बेच देते हैं। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ख़रीदता है, चूँकि 1991 ईस्वी का जो प्रथम तराइनी युद्ध हुआ था वहाँ पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हारा रहता है, अतः वह युद्ध की नीति विस्तार के लिए वह जाता है और वहाँ पर सबसे पराक्रमी कुछ योद्धाओं को खरीदता है, यानी गुलामों को खरीदता है। उसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद करके लाता है। अभी उन घटनाओं का हम जिक्र करेंगे, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ फैक्ट यहीं से हम देख लेते हैं। 1150 ईस्वी में जन्म के बाद, बिछड़ाव होने के बाद फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी इसका पालन पोषण करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन में बहुत ही सुरीले ढंग से यह कुरान पढ़ा करता था, कुरान, और बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक था इस्लाम में। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम कुरान खां पड़ा। कुरान खां इसे क्यों कहा गया? क्योंकि यह बहुत ही सुरीले ढंग से पूरा कुरान इसको याद था। और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का हमें इतिहास पढ़ना है, इतिहास का वर्णन, एक मार्मिक वर्णन पढ़ना है, तो ऐसी कई पुस्तकें हैं जहाँ से हमें
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, परंतु कुछ ऐसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जहां से हमें बहुत ही मार्मिक ढंग से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि पहला पुस्तक है ताजुल नासरी, जो हसन निजामी के द्वारा रचित पुस्तक है। इस ताजुल नासरी में हमें 1192 ईस्वी से लेकर के 1217 ईस्वी तक हमें संपूर्ण इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरा पुस्तक है तबकाते नासरी। यह तबकाते नासरी मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था। तबकाते नासरी जो है वह मिनहाजुस सिराज के द्वारा रचित पुस्तक है तथा फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी को मैं ये भी बताना चाहूँगा, फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी को कई पुस्तकों में अब्दुल अजीज़ भी लिख करके दे देता है कि अब्दुल अजीज़ ने कुतुबुद्दीन ऐबक का पालन पोषण किया। तो आप इससे कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मोहम्मद गौरी की घटनाओं को देख लेते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का और मोहम्मद गौरी का आमना सामना हुआ और जब मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा गया, कारण क्या क्या थे। यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने आपको पुराने चैप्टर में बताया था। मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी एक पहला शासक था जिसने भारत पर साम्राज्यवाद की नीति से अटैक किया। यह साम्राज्य विस्तार के लिए अटैक किया करेगा भारत पर। अतः कुछ ऐसे प्रमुख स्थान हैं भारतीय परिवेश में जहाँ पर इसका आक्रमण करके विजय स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण था दूसरे राज्यों पर आक्रमण करने के लिए। यहाँ पर इसने भटिंडा, जो पंजाब का भटिंडा है, यहाँ पर आक्रमण कर दिया है। पंजाब प्रांत में पड़ता है। पंजाब के भटिंडा में एक किला बहुत ही बड़ा और समृद्ध और मजबूत किला है। उस किला पर इसने आक्रमण इसलिए किया ताकि यह गजनी से सिंध प्रांत और मुल्तान होते हुए आया करके सारी सेनाओं को यहाँ पे अधिकृत करेगा, इकट्ठा करेगा, सारी सेनाओं को एकत्रित करेगा और यहाँ से दूसरे राज्यों पर इसे आक्रमण करने में आसानी होगी। अतः इस बात की सूचना, यानी कि जब इसने भटिंडा पर आक्रमण किया जो पंजाब के अंतर्गत आता है, इसकी सूचना अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को प्राप्त हुई। पृथ्वीराज चौहान को जब सूचना मिला कि इसने भटिंडा के किले पर आक्रमण करके वहाँ पर उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो पृथ्वीराज चौहान ने उस किले के आसपास में आक्रमण कर दिया। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा करके यहाँ से खदेड़ दिया और पुनः इस भटिंडा के किले पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और इसके बाद दोनों की तलखियाँ बढ़ गईं और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर पुनः आक्रमण कर दिया और इन दोनों का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन में हुआ, जिसे हम लोग पढ़ते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। यह जो प्रथम युद्ध था यह गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया गया। इसकी पूरी सेना को संपूर्णतः डिस्ट्रॉय कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और इस शर्मनाक हार के बाद मोहम्मद गौरी को जीवन दान भी बख्श दिया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बंदी बनाने के उपरांत। क्यों ऐसा किया गया इस बात की मैं कोई पुष्टि नहीं करता। कुछ विद्वानों का मत है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही आवेश में आ चुके थे, बहुत ही अपने ऊपर अहम हो गया था इनको कि यह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वहीं पे कुछ विचारकों का ये मत है कि उनके मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी दुर्दशा को देखते हुए इसे जीवन दान दे दिया गया था कि मोहम्मद गौरी फिर दोबारा इन पर अटैक नहीं करेगा। परंतु मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में जो शर्मनाक हार इसको मिली थी, इसके बाद यह सेना के 3 बिंदुओं पर काम किया। पहला, सेना विस्तार के लिए, दूसरा युद्ध नीति को बदलने के लिए, तथा युद्ध नीति में जो अफसर, जो सरदार, जो सेनापति थे उनमें बहुत ज़्यादा इसने चेंजिंग कर दिया। कुछ लोगों को, नए लोगों की भर्ती करवाई तथा कुछ लोगों को दूसरे पद पे डाल दिया, कुछ लोगों को निचले पद पे कर दिया। इसने ऐसा बहुत काम किया। पूरे 1 साल तक ऐसा बताया था कि 1191 से लेकर के बहुत ज़्यादा खुद की प्रैक्टिस की, अपनी सेना को प्रैक्टिस करवाया। और यहीं की वो घटना है, वह 1191 में इस हार के बाद यह जाता है निसापुर बाज़ार में, वहाँ से ख़रीदता है गुलाम। और इसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी उन्हीं गुलामों में से था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक को पराक्रम को देखते हुए, घुड़सवारी को देखते हुए, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में आमीर आखूर पद से नवाज दिया। आमीर आखूर का अर्थ होता है अस्तबल का सरदार। जो सरदार होता है अस्तबल,
का सरदार नियुक्त कर दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में कुरान पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा शैली थी, इसलिए उसको कुरान खां भी कहा जाता था। और यहाँ पर इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के द्वारा अमीर आखूर पद पर नियुक्त कर दिया गया। और फिर इस नियुक्ति के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर पुनः आक्रमण कर दिया और पुनः पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी का आमना सामना हुआ तराइन क्षेत्र में। ये जो तराइन का क्षेत्र था, इसको हम पढ़ते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। यह जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यह 1192 ईस्वी में हुआ था। यह गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में, द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी क्या किया था? भाग लिया था मोहम्मद गौरी के साथ। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार के उपरांत इनकी हत्या कर दी जाती है गौरी के द्वारा। ऐसी कई पुस्तकें हैं जहाँ पे हत्या का वर्णन है। यहीं पे ऐसी कुछ पुस्तकें हैं जो ये कहती हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने नहीं किया, तथा पृथ्वीराज चौहान के हार के पीछे जयचंद की मुखबिरी, ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिल करके पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया था। क्योंकि ये सारी सीक्रेट चीज़ें थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, वह जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बता दिया था। बशर्ते इस बात की मैं कोई पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इस पर विद्वानों का मतभेद है। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान के इस कहानी को पढ़ना होगा तो आप पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज रासों को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जयचंद को गद्दार बताया गया है और पृथ्वीराज चौहान को बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या की। यहाँ पर 1191 के बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर जो कन्नौज के शासक जयचंद, जिसकी मैंने बात की अभी, जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी लड़ा। यहाँ पर जयचंद की हार हुई और तथा जयचंद की हत्या कर दी गई मोहम्मद गौरी के द्वारा। इस युद्ध में भी, चंदावर के इस युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ था। यानी कि मोहम्मद गौरी के युद्ध में ऐबक ने अभी तक 2 युद्धों में भाग लिया, 92 व 94 में। तथा इसके बाद 1196 ईस्वी में बयाना व ग्वालियर, इन 2 जगहों पर आक्रमण कर दिया मोहम्मद गौरी ने। ग्वालियर का जो शासक थे वो थे सुलक्षण पाल तथा बयाना के जो शासक थे वो थे कुमार पाल। इन दोनों को हराने के बाद ग्वालियर के शासक सुलक्षण पाल, इनको हराने के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा। तथा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूटपाट किया जाता है, इन शासकों के द्वारा लूटपाट किया जाता है। और ऐसा बताया जाता है किताबों में और इतिहास की पुस्तकों में, ऐसा जिक्र है कि यहाँ से इनको इतनी धन की प्राप्ति हुई थी कि पुनः 1196 में इस लूटपाट के बाद मोहम्मद गौरी वापस चला गया गजनी। अब बहुत ज़्यादा 1400 ऊँटों पर ये लाद करके लेकर के गया था उन खजाने को। यहाँ पर 96 में ऐबक ने भी इसका साथ दिया और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का नेतृत्व दे करके वह चला गया वापस गजनी। और पुनः 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पर, जो गुजरात के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आक्रमण किया गया ऐबक के नेतृत्व में। यह प्रथम वह आक्रमण था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में हुआ। 1197 ईस्वी में गुजरात के अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया, किसने? ऐबक ने। और यहाँ पर धन की बहुत ज़्यादा लूटपाट की। और अब यह इतना धनाढ़ हो चुका था कि यह भी गुलाम खरीदने लग गया था बाजार से। यहाँ पर 1197 का जो युद्ध था, जो आक्रमण था ऐबक के द्वारा, यहाँ पे धन की प्राप्ति होती है तथा यहाँ की जो सेना थी, क्षेत्र की जो सेना थी आसपास की, वह सब इसको अपना सरदार मान लिए। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और पुनः 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पर परमार्दिदेव की हार हुई तथा यहाँ पर लूटपाट किया गया तथा इस बुंदेलखंड के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी शासन सत्ता जमा ली। और फिर 1202 के बाद 1205 ईस्वी में पुनः
1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस आता है भारत तथा ये अपने सेनापतियों को इकट्ठा करके तथा सेनापतियों गुलामों को अपनी पूरी सेना को सुसज्जित करके खोखरो जनजाति के विरुद्ध एक अभियान चलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था खोखरो जनजाति का पूरी तरीके से सर्वनाश करना, क्योंकि जब भी कोई भी तुर्किस्तानी सेनापतियों के द्वारा ये कुछ भी भेजा करता था तो खोखरो जनजाति बीच में आकर के लूटपाट किया करती थी। इसलिए 1205 ईस्वी में गौरी के द्वारा जो खोखरों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, इसमें 2 लोग मोहम्मद गौरी के साथ थे। एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और यहाँ पर खोखरो जनजाति के विरुद्ध बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इस 1205 ईस्वी का जो खोखरों का विरुद्ध अभियान था, खोखरों के विरुद्ध अभियान, इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम मुख्य भूमिका निभाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश काट करके खोखरों के जो सरदार हुआ करते थे उन सबको काट करके झेलम नदी में उठा के फेंक दिया करता था। जब इसके इस पराक्रम को देखा मोहम्मद गौरी ने, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से उस शख्स का परिचय पूछा, तो इल्तुतमिश वहाँ पे आकर के अपना परिचय दिया। इल्तुतमिश ने कहा कि मैं आपके गुलाम का गुलाम हूँ। लेकिन इसकी इस पराक्रम को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा कह करके पुकारा। अमीर उल उमरा का अर्थ होता है कि अमीरों का अमीर, यानी कि उसने कहा कि तुम गुलाम नहीं हो सकते और तुम अमीरों के अमीर हो, यानी कि इसे एक पद दिया अमीर अल उमरा। ये आमिर अल उमरा का अर्थ सरदारों का सरदार होता है। यहाँ से इल्तुतमिश का एक अध्याय जब आगे हम पढ़ाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, तब हम इल्तुतमिश का पूरा जिक्र करेंगे। अगला शासक ये रहेगा। यहाँ पर ऐबक ने साथ दिया किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने खोखरों के विरुद्ध अभियान चलाने के बाद, पूरी तरीके डिस्ट्रॉय करने के बाद, उस जनजाति को तहस नहस करने के बाद जब ये वापस जाता है, तो यहाँ पर 1206 की एक घटना है, ये मात्र 1 वर्ष बाद की। इस 1206 ईस्वी में कुछ मुख्य घटनाएं घटती हैं, जैसे कि पहली घटना गौरी की मृत्यु और दूसरा ऐबक का राज्याभिषेक। ये 2 घटनाएं मुख्य हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था, तभी झेलम नदी के तट पर खोखरो जनजाति का, जिससे इसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, उस जनजाति का एक बालक, एक व्यक्ति, मैं कहना चाहूँगा एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामलाल खोखर। इसने इसकी हत्या कर दी झेलम नदी के तट के पास। रामलाल खोखर ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी और फिर इसकी हत्या के उपरांत जब ये सूचना पहुंचा ऐबक के पास, यानी कि दिल्ली के पास में, दिल्ली सल्तनत के पास, दिल्ली क्षेत्र के पास में, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जितने भी उसके नीचे सेना थी वो सब इसको प्रधान मानते थे। अतः दावेदारी जो मोहम्मद गौरी की सल्तनत की दावेदारी थी, यह इनके गुलामों के ऊपर आ गई। इसका मुख्य कारण ये था क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था। अतः जितने भी गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, वो सारे गुलाम सब मिल करके इसके पूरे साम्राज्य को बांट ले, क्योंकि राज्याभिषेक को लेकर के, सल्तनत के उम्मीदवारी को लेकर के इनमें बहस छिड़ गई। इसमें मुख्य रूप से 3 लोग, एक नसीरुद्दीन कुआचा, दूसरा ताजुद्दीन एल्दौज व ऐबक, इन तीनों लोगों में ये तीनों लोग सर्वश्रेष्ठ है। इसके सबसे करीबी सेनापतियों में से एक थे। नसीरुद्दीन कुआचा, ताजुद्दीन एल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक में बहस छिड़ गई इसकी उम्मीदवारी को लेकर के। अतः इन तीनों लोगों ने आपस में उस साम्राज्य को बांट लिया। बांटने के उपरांत जो कुआचा था, नसीरुद्दीन कुआचा था, इसने सिंध प्रांत के पास मुल्तान और सिंध प्रांत को ले लिया। न ताजुद्दीन एल्दौज ये गजनी का साम्राज्य ले लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के दिल्ली का क्षेत्र ले लिया। अतः यहाँ पर चूँकि हमें दिल्ली के सल्तनत को पढ़ना है, अतः हम
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ज़्यादा मार्मिक ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ पर नसीरुद्दीन कुवाचा को मिला सिंध तथा मुल्तान मिला, ताजुद्दीन एल्दौज को गजनी मिला, परंतु इस बंटवारे में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक हो गई थी। अतः ऐबक को इन दोनों से खतरा रहता था कि कहीं ये लोग तख्ता पलट न कर दें या फिर ये आ कर के इसके लिए रोड़ा न बन जाए। अतः ताजुद्दीन एल्दौज और नसीरुद्दीन कुवाचा से निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक रणनीति अपनाया। उस रणनीति के तहत ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से खुद की शादी कर ली तथा नसीरुद्दीन कुवाचा के साथ अपनी बहन की शादी करवा दी, यानी कि इन दोनों को अपना सगा संबंधी बना लिया। ताजुद्दीन एल्दौज का दामाद बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक तथा नसीरुद्दीन कुवाचा के साथ अपनी बहन को ब्याह दिया। अब ये सब कहीं न कहीं सगे संबंधी हो गए। अतः यहाँ पर जो इनका तख्ता पलट का एक इसके अंदर मानसिकता थी कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, ये डर कम हो गया। और यहीं पर इल्तुतमिश इतना पराक्रमी था कि इसने इल्तुतमिश को अपने साथ रखा। आगे चल कर के बयाना और ग्वालियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बयाना और ग्वालियर पर 1196 ईस्वी में इसने अटैक किया था और दोनों पर लूटपाट किया था। अतः इन दोनों जो क्षेत्र थे, यहाँ के जो शासक थे, जो सरदार थे, जो इसके अधीन थे मुहम्मद गौरी के मरणोपरांत मृत्यु के बाद ये दो इनमें विद्रोह हो गया और बयाना और ग्वालियर से निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को भेजा और ख़ुद भी वहाँ पे गया। इल्तुतमिश ने उस पूरे विद्रोह को दबाया, उसमें अहम भूमिका निभाई, परंतु नेतृत्व करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने अहम भूमिका निभाई और कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में उस बयाना और ग्वालियर के विद्रोह को दबाया गया तथा इस बयाना के विद्रोह को दबाने के उपरांत इल्तुतमिश को बयाना का गवर्नर नियुक्त कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तथा इसके पराक्रम को देखते हुए, क्योंकि हम अगर मैप में देखें तो मैप में देखने के उपरांत हमें लगता है कि यहाँ पर राजस्थान के आसपास में ग्वालियर व बयाना है। यहाँ पर इसने गवर्नर नियुक्त कर दिया, किसको? इल्तुतमिश को गवर्नर नियुक्त कर दिया। तथा इसके पास में जो सिंध प्रांत था, वहाँ ये सिंध प्रांत एल्दौज को दे दिया था, नसीरुद्दीन कुवाचा को दे दिया था, और जो गजनी का प्रांत था वो एल्दौज ले लिया था। यहाँ पर इसने अपने गवर्नर की नियुक्ति कर दी और इन दोनों से अपना सगे संबंधी बना लिया, यानी कि इनसे संबंध स्थापित कर लिया शादी के माध्यम से। अतः इसको अब अपना ये साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत था यह पूरी तरीके से सुरक्षित लगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सुसज्जित करने के उपरांत इसने अपनी राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो मुख्य राजधानी थी उसने लाहौर हस्तांतरित किया, लाहौर को राजधानी बनाया और दिल्ली सल्तनत को पर अपना राज्य स्थापित किया। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने लायक यह है कि इसने अपने विद्रोहों को दबाने के लिए साम और दाम, दंड भेद सब कुछ अपनाया। इसने कहीं जहाँ पर शादी करने लायक था वहाँ पर अपनी बहन की शादी, पुत्री की शादी करके उस साम्राज्य को अपने संबंधी बना लिया तथा गवर्नर की नियुक्ति कर दिया, किसको? इल्तुतमिश को। तथा गवर्नर की नियुक्ति करने के बाद बयाना का गवर्नर बनाने के उपरांत इसने अपनी पुत्री से इल्तुतमिश की शादी करवा दी। एक गुलाम को अपनी पुत्री से शादी कराने का मुख्य कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य को सुसज्जित, मजबूत, सुदृढ़ करना था। सुदृढ़ करने के उपरांत अब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य थे जो किए गए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के उपरांत इसने राजधानी लाहौर बनाया। राजधानी लाहौर बनाने के उपरांत 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। राजधानी बनाने के उपरांत
इसने कुछ निर्माण कार्य किए, यानी कि निर्माण कार्य को अगर हम देखें तो इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा तथा इसने निर्माण कार्य में कुतुब मीनार का निर्माण कराना प्रारंभ किया। ये 3 इसके मुख्य कार्य जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली का था उसको बनाया इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, कुछ विद्वानों का मत है कि 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था, तो कुछ विद्वानों का मत है कि ये 2.5 दिन ही वहाँ पर रुका था। अतः इस 2.5 दिन पे विवाद है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, परंतु कुतुब मीनार के निर्माण के समय इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में यह चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। यहाँ पर अन्य पुस्तकों की माने तो इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। नेतृत्वकर्ता में हम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का वो सेनापति था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा, उसको जला दिया और वहाँ पर ऐसे कई मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण करवाया गया इसके नेतृत्व में। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार का ये वर्णन है, परंतु यहाँ पर इसके द्वारा निर्माणित कार्य जो थे वो 3 तरह के निर्माणित कार्य थे जो प्रसिद्ध थे। पहला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, तथा कुतुब मीनार का निर्माण जो दिल्ली में है, इसका प्रारंभ करवाया था निर्माण, और इसी में इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर करके, क्योंकि ये चौगान खेल रहा था, पोलो, वर्तमान समय में उसको पोलो कहेंगे। ये चौगान खेल रहा था, वहाँ से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्युपरांत, यानी कि अगर हम देख लें तो 1206 से लेकर के 1210 4 वर्षों तक इसका कार्यकाल रहा एक शासक के तहत। इसने अपने आप को कभी भी शासक नहीं कहलवाया, सम्राट, या फिर इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहलवाया, क्योंकि यह बहुत ही उदार प्रकार का व्यक्ति था, उदारी प्रकार का व्यक्ति था। यह इतना उदार था कि यह मोहम्मद गौरी का खुद को जीवन भर सिपा सालार या मलिक बन करके ही व्यतीत किया। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद भी, दिल्ली सल्तनत का शासक बनने के बाद भी इसने कभी भी कोई भी खुतबा नहीं पढ़वाया या कोई घोषणा नहीं करवाया तथा कोई भी सिक्का नहीं चलवाया। इसने कोई भी ऐसा प्रकार का ऑफिशियल वर्क नहीं किया जिसमें इसका नाम हो। यह जो भी कार्य करता था वह मोहम्मद गौरी के नाम से ही करता था। अतः इसने खुद को सिपा सालार, मोहम्मद गौरी का सिपा सालार पद ही धारण किया रहा, और इसके इस उदारवादिता से काफ़ी ज़्यादा मोहित होकर के, क्योंकि 1206 ईस्वी में एक समझौते के तहत इसका राज्याभिषेक हुआ था, परंतु इसको कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं प्राप्त हुई थी कि यह एक शासक है, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी का फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कि गयासुद्दीन महमूद के फैमिली से जो पुत्र बिलोंग करता था, उन सब में मतभेद था। अतः आगे चल करके महमूद नामक एक व्यक्ति जो गयासुद्दीन, जो भाई था मोहम्मद गौरी का, उनकी फैमिली से था, महमूद ने इसको 1208 ईस्वी में इसको एक राजपत्र दिया, और इस राजपत्र में इसको शासक बनाया गया। यानी कि अगर हम देखें तो 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक समझौते के तहत हुआ था, और 1208 में इसको स्वीकृति प्रदान हो गई थी महमूद के द्वारा कि हाँ, ये दिल्ली सल्तनत का शासक है, स्वतंत्र शासक है। परंतु इसने खुद को कभी भी स्वतंत्र शासक नहीं माना। इसने सिपा सालार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपा सालार तथा मलिक, ये 2 पदों से अपने आप को नवाजा और इसी में संतुष्ट रहा। इसलिए जब भी हम पढ़ेंगे आगे चल करके कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक में कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा। भले इसको स्वीकृति मिल गई थी शासक की, परंतु वास्तविक संस्थापक का पद जब भी पूछेगा तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होगा, जो आगे चल करके हम पढ़ेंगे।
अब इसके मृत्यु उपरांत 1210 ईस्वी में इसका पुत्र आराम शाह ने राज्य को संभाला। राज्याभिषेक हुआ इसका 1210 ईस्वी में, राज्य को संभाला, परंतु जिस तरीके से इसका नाम था आराम शाह, यह आराम ही फरमाता रहा। और इसके राज्याभिषेक के बाद जितने भी शासक थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसको अपने अधीन किया था, वो सब लोग आराम शाह के विरुद्ध हो गए। और यहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि आराम शाह उस पूरे सुदृढ़ राज्य को संभाल नहीं पाया, ये अपने भोग विलास में लिप्त रहा। अतः बाकी के जो सरदार हुआ करते, तुर्की सरदार थे, उन लोगों ने न्योता दिया बयाना के गवर्नर इल्तुतमिश को। ये बयाना का गवर्नर वही है इल्तुतमिश जिसकी शादी अपने पुत्री से शादी करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर बाद में 1210 ईस्वी के लास्ट तक इल्तुतमिश आता है और आराम शाह से दोनों की युद्ध होती है, और उस युद्ध में आराम शाह की हत्या हो जाती है। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश का राज्याभिषेक होता है, जो एक वास्तविक संस्थापक होता है दिल्ली सल्तनत का। परंतु यह अंश किसके अंतर्गत है? यह इल्तुतमिश का भी जो संबंध है वह कुतुबुद्दीन ऐबक से है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक होगा, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होगा। परंतु इल्तुतमिश से लेकर के रजिया बेगम और बलबन तक हम गुलाम वंश के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसी राज्य पर एक अलग अलग शासक, एक अलग अलग सरदार या गवर्नर के द्वारा उस शासन सत्ता को संभाला जाएगा, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड थे। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका पूरा PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप यहाँ से क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश, रजिया बेगम व बलबन के बारे में। ये मुख्य ऐसे लोग हैं जो कुछ वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किए, और कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो थोड़े समय के लिए हुए परंतु उनको हटा दिया गया था, जैसे कि रुकनुद्दीन फिरोज।